सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्योत मैथ क्लास। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कल हमने किया था बाइनोमियल थ्योरम के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो उसकी रिमेनिंग थ्योरी थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज करके पूछ लो या कमेंट कर लो। और आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ आगे भी काफ़ी क्वेश्चंस में होता रहेगा और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी बहुत यूज़ होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। 10th में आप लोगों ने मेनली किया ही हुआ है, 9th-10th करते ही आ रहे हो। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म वो सब किया हुआ है, रूट्स का सम और उनका प्रोडक्ट क्या होता है, नई इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फिर भी जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। यार 8th से पढ़ाते आ रहे हैं तो भी पॉलिनोमियल क्या होता है, किसे कहते हैं, फिर भी हमें क्लियर नहीं होता 12th तक, ठीक है। हर साल पढ़ाना पड़ता है उनको। तो अब देख लेते हैं एक बार पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन, जब भी कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का लिखा है जैसे कि a1 xn plus a2 xn minus 1 plus a3 xn minus 2 till an where अब यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस लगती हैं, where a1 a2 a3 up till an they are constants and इनमें से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही जीरो के इक्वल हुआ ये पूरी टर्म जीरो, पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। तो ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। और सेकंड इक्वेशन किस पे है, इन पावर्स पे, कि एवरी पावर शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई रूट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर। अगर ये दो कंडीशंस हैं ये पॉलिनोमियल है, बस खत्म। ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे पता है 85% लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा और बहुत बेसिक है। क्वेश्चन देखना क्या है, ठीक है। कुछ ऐसा बहुत टफ सा नहीं, देखना उसके है। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है ये नहीं पता होगा। 85% को हो सकता है, 90 को ही ना पता हो। अब सपोज मैंने ये लिखा a² + bx + c, कितने लोगों को लगता है कि इक्वेशन और कितनों को लगता है एक्सप्रेशन है, ज़रा कमेंट करके बताना, ठीक है। सारे बोलेंगे भैया इक्वेशन है, इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन ना भाई तब होती है जब आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड हो और एक राइट हैंड साइड हो, ये एक एक्सप्रेशन है बस। जब भी बस एक एब्स्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल लिखा होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है। जब इसको किसी चीज़ के इक्वल कर दोगे, ज़ीरो के इक्वल जब इसको कर दोगे ना, तब ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं बस ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है एक एक्सप्रेशन और ये है एक इक्वेशन, ये फ़र्क है। और तुम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन लगा लेते हो क्वाड्रेटिक में, पर ये बेसिक नहीं पता होगा तुम्हें, क्योंकि करते क्या है, रटते हैं। मतलब 10th तक बोर्ड में बच्चे मार्क्स ऐसे लाते हैं, 4 बार यूलाई कर ली, 3 बार आरडी कर ली, उसके बाद भी ये नहीं पता होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, ठीक है। तो रटो मत, समझ के करो, उस ज़्यादा बेटर होगा वो रटने से।
अब ये हमने एक जनरल पॉलिनोमियल देखा, अब इस पे आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अगर f(x) एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, सबको पता है क्वाड्रेटिक का ये मतलब होता है डिग्री 2, मतलब कि उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी उस पूरे एक्सप्रेशन में, है ना, और साथ में ये उनके कॉन्स्टेंट्स। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a1 a2 a3 कोई भी जीरो नहीं होगा, क्लियर? फिर आता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया आपको ax² प्लस bx प्लस c, अब बताना इसके रूट्स होंगे वही। अगर मैंने बोल दिया a b c तीनों रियल हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स होंगे वही? भाई इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, ये समझ लो, इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि पता ही नहीं है ये अभी है किसके इक्वल। जब लिख देंगे ना इक्वल टू 0 और जब ये एक इक्वेशन बन जाएगी तब इसके रूट्स होंगे। और अब इसके रूट सबको पता है कि x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2 है, तो एक रूट आ जाता है -b प्लस √d/2 है, और एक आ जाता है -b माइनस √d/2 है, और d सबको पता है क्या होता है b² माइनस 4ac। ये होते हैं दो रूट, अल्फा और बीटा। जनरल नोटेशन इनको अल्फा बीटा ले लेते हैं हम, तुम्हारा जो मन करे वो ले लो। और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये जनरल हो गया। इसका हम आगे चलते हैं। अब हर एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो ग्राफ पे कोई ना कोई कर्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जब हम एक ये लिखते हैं, सपोज हमने लिखा ax प्लस by इक्वल टू c, सबको पता है एक लाइन की इक्वेशन होती है ना, एक लाइन होती है, तो ये किसकी इक्वेशन होती है यार? ये कौन सा कर्व बनाता है वो देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कर्व बनाती है ना, वो कर्व होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व आता है वो कर्व होता है एक पैराबोला। एक पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व एक पैराबोला होता है, और जहाँ जिन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो होते हैं इस इक्वेशन के रूट्स। यहाँ पर ये x डालने पर y जो है वो 0 है, ये ऐसे होगा ना, ये y इक्वल टू, तो ये y है और ये x है। तो जब आपने x को सपोज ये वाली वैल्यू है बीटा और ये वाली वैल्यू है अल्फा, तो जब x को अल्फा रखा तब भी y 0 है, जब बीटा रखा तो भी 0, मतलब ये दो पॉइंट्स क्या है, रूट्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, क्योंकि एक पैराबोला मैक्सिमम 2 टाइम्स कट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होंगे, कभी 1 भी हो सकते हैं, कभी 0 भी हो सकते हैं। जब नॉन रियल रूट्स आएंगी कॉम्प्लेक्स तो वो 0 होंगे, क्योंकि हम रियल नंबर लाइन में डील कर रहे हैं। और फिजिक्स वाले जो बच्चे होंगे, साइंस वाले, या 10 तक तो सब नहीं पढ़ा होगा, एक इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ते हैं s = ut प्लस हाफ at²। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व आता है वो भी पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि टी में, तो s वर्सेस t का जो ग्राफ आता है वो भी पैराबोला होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये पैराबोला इसी से ये आया है। अब कुछ इसके ग्राफ के और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द ग्राफ। अब देखो, फर्स्ट केस व्हेन a is 0
ए इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड डी इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। मतलब देखो पैराबोला ना दो टाइप के बन सकते हैं, या तो ऐसे अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग। ये किस पे डिपेंड करता है? ये ए पे डिपेंड करता है। तो अगर ए ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये बनेगा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। एंड डी ग्रेटर दैन 0 मतलब कि रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो मतलब ये एक्स को कहीं ना कहीं कट करेगा, किन्हीं दो पॉइंट्स पे कट करेगा। अब वो दो पॉइंट ही होंगे इस केस में, ठीक है। वो दो पॉइंट इस साइड भी हो सकते हैं, इस साइड भी, मतलब ये जनरल केस है व्हेन ए इज ग्रेटर दैन 0 एंड डी इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। ये शो कर रहा है कि दो रियल रूट्स हैं इसके, बिकॉज डी इज ग्रेटर दैन 0 एंड अपवर्ड फेसिंग बिकॉज ए इज ग्रेटर दैन 0। नेक्स्ट, ए इज लेस दैन 0 तो ऐसे ही ये रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा एंड डी ग्रेटर दैन 0 में। अब देखते हैं व्हेन डी इज इक्वल टू 0 तो उसमें क्या आएगा। व्हेन डी इज इक्वल टू 0 तो ये सबको पता है डी इक्वल टू 0 कब होता है? व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इक्वल रूट्स हैं, और रूट्स कैसे डिफाइन होते हैं? जितने पॉइंट्स पे पैराबोला कट करेगा। तो अब यार कहने को दो रूट्स हैं पर हैं तो सेम ही ना, तो पैराबोला सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। सपोज ये पॉइंट इसका रूट है और यहाँ से ऐसे एक ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हो जाएगा जो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट्स सेम है तो इसलिए वो बस एक पे कट करेगा। और ऐसे अगर ए लेस दैन 0 डी इक्वल टू 0 तो एक डाउनवर्ड फेसिंग बन जाएगा जो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये हो गया। अब फिर एक केस आता है कि ये फर्स्ट वीडियो में भी किया था इनइक्वालिटी वाली में, कि इफ़ डी इज़ लेस दैन 0 मतलब नॉन रियल रूट्स। अब अगर यार ए ग्रेटर दैन 0 है तो ये सबको पता लग गया अपवर्ड फेसिंग। अब डी लेस दैन 0 है मतलब रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। अब अगर एक्स एक्सिस को वो कट करेगा ही नहीं तो इसका मतलब वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा और उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो जब हमने ये इनइक्वालिटी की थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शुड बी ग्रेटर दैन 0, तो इसमें मैंने कहा था कि पहले चेक करना अगर ए ग्रेटर दैन 0 और डी लेस दैन 0 है तो वो x बिलोंग्स टू ऑल आर के लिए कोई भी x की वैल्यू डाल दो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा अगर ये है। और ऐसी अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो तब आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा तब नेगेटिव आउटपुट मिल जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। अब हर एक x के लिए जो आउटपुट है वो नेगेटिव है और x को कट करेगा क्योंकि डी लेस दैन 0। तो ये इसके ग्राफ के कुछ पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a b c belong to R, ये तो सबको पता है। एंड a should not be equal to 0 वरना ये क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो अब नेचर ऑफ रूट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इफ d इज ग्रेटर दैन 0, सेकंड आता है इफ d इज इक्वल टू 0, और थर्ड जो आता है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर d ग्रेटर दैन 0 है सो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब दो रियल रूट्स आएंगे पर वो अनइक्वल होंगे। डी इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल रूट्स की रूट जो आएंगे वो सेम होंगे। थर्ड केस जो आता है इफ ए बी सी बिलोंग टू रैशनल नंबर, वो इर्रेशनल नहीं होना चाहिए क्योंकि रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। अगर ए बी सी रैशनल नंबर है उसको क्यू से डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर के सेट्स को। इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। तो जो रूट्स आएंगे ना वो भी रैशनल ही होंगे, समझ आया?
अगर ए बी सी रैशनल और इरेशनल नंबर तो पता है ना सबको, रैशनल इरेशनल क्या होता है। रैशनल वो होते हैं जिनको p बाई क्यू में डिनोट कर सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इरेशनल वो होते हैं जैसे √5 √2 और 2 + √5 जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, जिनको p बाई क्यू में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो अगर ए बी सी रैशनल होंगे और d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो रूट्स आएंगे वो भी रैशनल ही होंगे, और अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल होंगे। d if d not a perfect square then x will not belong to rational number। रूट्स जो होंगे वो रैशनल नहीं होंगे एंड रूट्स विल बी इरेशनल, और इरेशनल रूट्स से होंगे तो अगर एक रूट आया p + √q तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा p - √q। मतलब वो p + √q की फॉर्म के होंगे। ये था नेचर ऑफ रूट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, तो बेसिक ही है पर स्टार्ट के लिए अच्छा है। क्वेश्चन है इफ x² + x - 6 = 0 is a factor of polynomial, if x² + x - 6 = 0 is a factor of polynomial x³ + px² + 2 = 0, then the values of p and q are respectively। p and q क्या है? अब देखो यार, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये इसका फैक्टर है। अब अगर मान लो जैसे मैंने बोला कि 12 इज अ फैक्टर ऑफ 84, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 12 के फैक्टर्स हैं वो 84 के भी फैक्टर्स होंगे, 4 और 3 ये 84 के भी फैक्टर्स होंगे। तो ऐसे ही अगर मैंने बोला कि अगर हम इस वाले को ले लेते हैं fx और इसको ले लो gx, तो if I say fx is a factor of gx then that implies that the roots of fx are also the roots of gx। so fx के रूट निकाल लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये आ जाएगा x² + 3x - 2x - 6 = 0। तो अब देख गया मैं, आगे वो ब्रैकेट नहीं बना रहा है। x = 2, -3 ये दो रूट आए हैं और ये इसको भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये इसका फैक्टर। तो अब g of 2 निकालते हैं पहले। g of 2 क्या आ जाएगा? 8 + 4p + q है ना, ये आ जाएगा = 0। और g of -3 क्या आ जाएगा? -27 + 9p + q = 0। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 35 - 5p = 0। सो p = 7, और अब p 7 डाल दो यहाँ पे तो q आ जाएगा -36। P7 आने के बाद Q को P को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना, Q आ जाएगा -36। तो वैल्यू ऑफ P एंड Q इज 7 एंड -36 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट
अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये सबको पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके दो रूट अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। और ऐसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d = 0, और इसके अगर तीन रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये नोट कर लो और याद रखो। इस तो याद ही होंगे, 10th में पढ़ेंगे। तो ये था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। If the roots of the equation 4β² plus lambda into beta -2 = 0 are of the form k/k+1 and k+1 upon k+2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दे दी। यहाँ पे हमें सोचना है कि बीटा तो रूट होता है। भाई यहाँ पे x की जगह बीटा पुट किया हुआ है इन्होंने। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि x ही होगा हमेशा, वो तो बस हम जनरली ले लेते हैं। यहाँ पे बीटा में है इक्वेशन, तो 4β² + लैम्डा बीटा -2 = 0, और इसके जो दो रूट्स हैं वो कह रहे हैं कि एक ऐसा दिखता है एक ऐसा दिखता है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है अब देख लेते हैं। इसके दो रूट्स अगर हम मान लें R1 R2 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि बीटा यहीं लिया हुआ फिर अल्फा, R1 R2 मान लेते हैं। तो R1 + R2 जो होगा -b/a -λ/4, और R1 R2 जो होगा वो होगा c/a -2/4 = -½ ये आ गया। अब इनमें से एक को ले लो R1 और एक को ले लो R2, और अब यहाँ पे R1 और R2 की जगह इनको सब्स्टिट्यूट करो। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, R1 + R2 = -λ/4, तो R1 आ गया k/k+1 प्लस k+1 -λ/4, ये थी इक्वेशन 1, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -½ तो R1 × R2 = -½ यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k तो k आ जाएगा -2/3। k आ गया -2/3। अब उसके बाद k = -2/3 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। जब k = -2/3 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 7। लैम्डा = 7 इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और कुछ ऐसा था नहीं इसमें ज़्यादा।
अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी पहले 10th में क्या हुआ है, इफ रूट्स आर गिवन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इफ रूट्स गिवन। मतलब अगर आपको दे दिया कि दो रूट्स हैं, एक इक्वेशन है जिसकी दो रूट्स थी अल्फा बीटा, तो वो इक्वेशन क्या होगी, तो हम ऐसे लिख देते हैं उसको कि इक्वेशन एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब बाहर एक कांस्टेंट लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये इक्वेशन हो जाती है ना। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, या फिर बस इसको इतना ही कर लो कि इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाती है अगर दो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा। अगर मान लो मैंने दे दिया कि 3 और 2 है, तो हमारे पास एक इक्वेशन के दो रूट, तो इक्वेशन बनाओ, तो फटाफट क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। अब 3 और 2 सिर्फ इसी के नहीं होंगे, हम इसको एक आगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वहाँ डिवाइड होकर तो 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन 2 से 3 से जिससे मल्टीप्लाइड हो, तो कुछ रूट्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, जो कि सेम इसी की तरह पर हाँ लिखने के लिए लगा है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ रूट्स था। बस अब लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। अब सपोज अगर दो इक्वेशंस दी हैं, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दी हैं उन्होंने। तो अब इसमें दो चीज़ें पूछते हैं, एक कि वो क्या कंडीशन होगी जब इनकी सपोज इसके रूट हैं, इसके जो रूट सपोज एक सेकेंड, सपोज इसके दो रूट्स आएंगे अल्फा बीटा, और इसके दो रूट्स मान लेते हैं अगर अल्फा डैश और बीटा डैश है। तो अब वो ये पूछते हैं कि दो आते हैं इसमें, एक आता है कंडीशन ऑफ हैविंग वन रूट इन कॉमन, मतलब कि इनमें से कोई एक रूट इनका कॉमन हो, या तो अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश, मतलब अगर इसके जैसे दो रूट्स हैं 3 और 2 और इसके दो रूट्स हैं कोई, तो उसमें से मतलब एक रूट कॉमन हो अगर दोनों इक्वेशंस का, तो उसकी कंडीशन होती है, वो लिख लेते हैं कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट ओनली। अगर सिर्फ एक रूट कॉमन है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, बहुत की तो सबको ही पता है। अगर वन कॉमन रूट होता है उसकी क्या होती है, अब इसकी एक बताता हूँ, एक फॉर्मूला है, उसको याद कैसे रखना है ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले ऐसे लिख लो, a1 b1 इक्वल टू c1। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करो, मतलब ऐसे साइक्लिक में चलेगा ये, ठीक है। फिर a2 b2 c2 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ a1 b2 है, तो इसके साथ माइनस क्या होगा, a2 b1, इनकी पोजीशन रिवर्स कर दो, ये एक ब्रैकेट। फिर b1 c2, तो इसके साथ माइनस क्या होगा, b2 c1, c1 a2, तो इसके साथ माइनस क्या होगा, c2 a1, और इस साइड का होल स्क्वायर। बस ये आगे कंडीशन बन गई, कंडीशन ऑफ हैविंग वन रूट कॉमन, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन फॉर हैविंग वन रूट इन कॉमन। नोट कर लो, और याद भी इसी तरीके से रखना, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला है, याद रखोगे भूल जाओगे कि बहुत फॉर्मूला है। ये कंडीशन अगर वन रूट कॉमन चाहिए तो ये कंडीशन लगा देना, उससे एक कंडीशन निकल के आ जाएगी जिससे कि वन रूट कॉमन। और क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कैसे अप्लाई करना है कल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और अब अगर उन्होंने कह दिया कि बोथ रूट कॉमन, उसकी क्या कंडीशन होगी, ये तो थी कि सिर्फ वन रूट इन कॉमन, अगर उन्होंने बोल दिया बोथ रूट कॉमन,
बोथ रूट। तो इसकी कंडीशन तो सबको पता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है बोथ रूट्स आर कॉमन। ये सब फिर बता रहा हूँ, ये सब नहीं पढ़ाते ज़्यादातर जगह, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये सब पेपर में आता है और इन्हीं क्वेश्चन से जो है रैंक बढ़ती है। नॉर्मल क्वेश्चंस हर बच्चा कर लेगा, पर रैंक लाने के लिए ये वाले क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो इनको ध्यान से करना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना बहुत सही है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा और कुछ नहीं है। अब उन्होंने कहा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ x² माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड x² माइनस px प्लस q। एक इक्वेशन ये थी और एक है x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। हैव अ रूट इन कॉमन, इन दोनों का एक कॉमन रूट है, वन रूट कॉमन। हैव अ रूट मतलब कि वन रूट, और वन चीज़ एक ही चीज़ के लिए यूज होता है, सिंपल इंग्लिश, वन रूट कॉमन। एंड सेकेंड इक्वेशन है इक्वल रूट्स। अब ये है मेन चीज़, वो कह रहे हैं कि इन दोनों का तो एक ही रूट कॉमन है। सपोज अगर इसके रूट हैं अल्फा बीटा, इसके हैं अल्फा डैश बीटा डैश, तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से और इन दोनों में से कोई एक सेम है, और पर वो कह रहे हैं जो सेकेंड इक्वेशन है उसके बोथ रूट्स आर सेम, बोथ आर सेम, मतलब अल्फा डैश इज इक्वल टू बीटा डैश। तो यार अब अगर इसका, ठीक है, ये समझना है, इन्होंने दो कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पे, तो दोनों पे काम करना और दोनों सॉल्व करना है। तो अब उन्होंने हमसे पूछा है कि देन इनमें से कौन सी गिवन ऑप्शन ट्रू है। चार कंडीशंस उन्होंने बना के दी, उन्होंने पूछा है कि कौन सी वाली ट्रू स्टैंड करेगी अगर ये दो कंडीशन है कि एक तो इन दोनों का वन रूट कॉमन है और एक कि दे बोथ आर सेम, इन दोनों के जो रूट्स हैं बोथ आर सेम रूट्स। फर्स्ट है b प्लस क्यू इक्वल टू AP/2 इक्वल टू AP/2। एक है b प्लस क्यू इक्वल टू AP, एक है b प्लस क्यू इक्वल टू 2AP, एंड द लास्ट इज b प्लस क्यू इक्वल टू AP/4। अब सपोज इस इक्वेशन के एक रूट है अल्फा बीटा और जो इसके साथ कॉमन रूट है इनका वो है अल्फा, तो इसका एक रूट हो जाएगा अल्फा, पर क्योंकि इसके दोनों रूट सेम है तो इसका दूसरा रूट भी अल्फा हो जाएगा। हमने यहाँ मान लिया कि अल्फा वाला जो रूट है वो कॉमन है, आप बीटा भी मान सकते हो, आंसर वही आएगा। तो अब फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन 1 से हम एक बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस a/1 विच इज इक्वल टू a। अल्फा प्लस बीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू a एंड अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू b। ये समझ आ गया सबको? ये हमने निकाला है फर्स्ट वाली इक्वेशन से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a और अल्फा बीटा इक्वल टू b। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू p और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू q। तो यहाँ से अल्फा आ गया p/2, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू p/2। अब हमें ना b प्लस क्यू हर एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम b प्लस क्यू को पहले ऐड करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, क्योंकि हमें हर एक में b प्लस क्यू के इक्वल पूछा कुछ। तो अब यहाँ से b किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के,
और क्यू किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर के। तो अब दोनों को ऐड करते हैं, बी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर, अल्फा कॉमन तो अंदर आ गया, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा क्या था, p/2 और अल्फा प्लस बीटा क्या था, a। तो आ गया आंसर, p प्लस क्यू इज इक्वल टू AP/2। ध्यान से देख लेना, कुछ नहीं था, नॉर्मल था। दोबारा देखोगे एक बार, अपने आप समझ आ जाएगा, खुद करना समझ आएगा। अब आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कैसे करते हैं, सपोज अगर एक इक्वेशन दी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अब इन्होंने पूछा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब वेरिएबल्स के टर्म में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी और x की किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पे मिनिमम होगा। तो अब अभी के लिए मैं बताने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता ही सकता हूँ, पर अब सुनो इसका करना क्या है। बेसिक डिफरेंशिएशन सबको ही आती है, बाकी हम AOD में भी जब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही होगा उसमें। तो अभी के लिए सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए लिखते हैं, fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये आ गया। f' इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ax प्लस b, है ना। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, f' इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -b/2 है। अब दो क्वेश्चन आएंगे कि एक तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी और एक मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो, मिनिमम वैल्यू तभी होगी व्हेन a इज ग्रेटर दैन 0, क्योंकि तभी एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है ऐसे, है ना। एक मिनिमम वैल्यू तो हम बता सकते हैं कि मिनिमम इसकी ये वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए a जो होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू के लिए a जो होगा वो लेस दैन 0 होगा, क्योंकि a लेस दैन 0 में एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। और क्योंकि नेगेटिव में जितनी बढ़ती है वैल्यू उतनी छोटी होती है, तो ये वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी और मिनिमम तो इसकी इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो ये ध्यान से देखना, मिनिमम के लिए a ग्रेटर दैन 0, मैक्सिमम के लिए a लेस दैन 0। अब क्या करना है आगे, मिनिमम और मैक्सिमम केस है, तो f' को पहले कर देना इक्वल टू 0, या फिर जिसको आप लोग f' जिसको नहीं पता है, जिसको बोलते हैं कि dy/dx जिसको बोलते हैं। और फिर इसके बाद मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, जब f' को 0 कर दिया उसके बाद करना है f" को ग्रेटर दैन 0, तो वहाँ से आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। f" को करना है ग्रेटर दैन 0 और यहाँ पर करना है f" को लेस दैन 0। और f" को क्या बोलते हैं, d²y/dx², सेम ही चीज़ होती है। f" लिखो, ये मतलब डेरिवेटिव लिखने का ही दूसरा फॉर्म है। मिनिमम के लिए इसको पुट करना है ग्रेटर दैन 0, तो वहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी, और मैक्सिमम के लिए इसको पुट करना लेस दैन 0। क्लियर। अब एक एग्जांपल देखते हैं, समझ आएगा थोड़ा। सपोज अगर एक इक्वेशन दिया है कि x² माइनस 17x प्लस 170 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी है, ठीक है। तो अब इसकी अगर इन्होंने पूछी कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसमें सबको दिख रहा है कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू ही हो सकती है, क्योंकि a ग्रेटर दैन 0 है, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो जाएगा, मिनिमम हम बता सकते हैं। तो क्या किया, सबसे पहले हमने लिया इसका f', वो क्या आ जाएगा 2x माइनस 17
इसको पुट कर दिया इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ गया 17/2। अब यहाँ से a की वैल्यू ऑफ x आई है, तो हमें श्योर है कि इस x पे ये मिनिमम ही होगा, पर फिर भी चेक करने के लिए हम यहाँ निकालते हैं f'(x), वो क्या आ जाएगा 2, और f'(x) ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ x 17/2 का, कि एट x इक्वल टू 17/2 fx इज मिनिमम, fx इज मिनिमम, मतलब जब यहाँ पर x में हम बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, पर जब 17/2 डालोगे तब इसकी वैल्यू जो आएगी वो सारी वैल्यूज में से मिनिमम होगी। और क्या वैल्यू होगी वो, यहाँ पे 17/2 पुट करके निकाल लो, मतलब f ऑफ 17/2 निकाल लो, x की 17/2 करके उसको कैलकुलेट कर लेना, वो वैल्यू होगी एट x इक्वल टू 17/2। तो ये है बेसिक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का। कल क्वेश्चंस के थ्रू और क्लियर होगा। ये लास्ट टॉपिक इसमें आता है इनइक्वेशन, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है या इनइक्वेशंस कैसे करनी है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी हो चुकी है पूरी ख़त्म। अब कल हम लोग करेंगे इसमें एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से कर लो, एक एक टॉपिक कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है, छोड़ना मत इसको बिल्कुल भी। और अगर आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स भी नहीं किए तो पहले बैठ के उनको ख़त्म करो, फिर इसको करो, ठीक है। तो आज ही सारी थ्योरी हो जानी चाहिए अच्छे से रिवाइज पूरी, और मिलते हैं फिर कल एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ क्वाड्रेटिक के। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।